नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 का जो दूसरा पार्ट है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ये दोस्तों अपन समझने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर। ये दोस्तों एनसीईआरटी का ही निचोड़ है, मैंने नोट्स बनाए, सोचा आपको पढ़ा दूं, मेरे भी याद हो जाएगा और आपके भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। सबसे पहले दोस्तों ग्लोब आता है। तो ग्लोब किसे कहते हैं? तो ग्लोब दोस्तों पृथ्वी का जो छोटा वास्तविक मॉडल होता है उसे क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब। ध्यान रखना, पृथ्वी का वास्तविक छोटा प्रतिरूप ग्लोब कहलाता है। वह ऐसे भी आ सकता है पृथ्वी का अवास्तविक मॉडल, अवास्तविक नहीं, वास्तविक। ध्यान रखना, वास्तविक, नोट कर लेना इस चीज़ को, वास्तविक। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और आती है, पृथ्वी का आकार। आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार होता है भूआब। कैसा? भूआब, जिसे जियोड आकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोड आकार। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड आकार, भूआब आकार। ठीक है, ठीक है। और जियोड आकार का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो वो दोस्तों मैंने पिछले में मैं बता चुका था, जो RBSC की बुक करवाई थी ना, वहाँ पर 1971 में, जहाँ रिचर को पता लगा था कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। ठीक है, जोड़ आकार का पता उन्हीं को लगा था। तो वो कहानी आपको देखनी है तो मैंने RBSC की बुक पढ़ाई है, वहाँ पढ़ना, क्योंकि इन पाठों का और उन पाठों का कहीं ना कहीं कनेक्शन भी है और थोड़े अलग भी हैं। कुछ चीज़ें अलग भी मिलती है, कुछ कनेक्शन भी है। तो 6ठी क्लास का आपको वीडियो देखना है तो पूरा वीडियो बना हुआ है, वो देख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट फैक्ट निकल के आता है दोस्तों, यहाँ पर अपन को ध्यान में देना है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे कि अक्षांश और देशांतर क्या होती है। तो देखिए, सिंपल भाषा में पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, दो समझ गया, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं क्या कहलाएंगी? अक्षांश कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अक्षांश। और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं क्या कहलाएंगी? देशांतर कहलाएंगी। देशांतरों को याम्योत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याम्योत्र भी बोलते हैं। अब समझना इस चीज़ को, या बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बता जाऊंगा, फिर अपन जो फैक्ट है वो पढ़ते जाएंगे। अब समझना इस चीज़ को, जो अक्षांश है पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाते हैं, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कितने डिग्री? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। नीचे 66.5 डिग्री, ऊपर 66.5 डिग्री, फिर 90, ये 90। ठीक है, यहाँ बढ़ नहीं पा रहा लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जो ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये क्या है? एक अक्षांश रेखा है। समझते जाना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा मैं। अब ये अक्षांश है तो ये दोस्तों ऐसे घूम कर आएगी तो ये क्या बनाएगी? पूर्णवर्त बनाएगी ना। पीछे से घूम कर आएगी तो पूर्णवर्त। तो ध्यान रखना, जो अक्षांश है ना, अक्षांश रेखाएं, वो पूर्णवर्त होती है। क्या होती है? पूर्णवर्त होती है। जबकि देशांतर है वो पूर्णवर्त नहीं होती, वो अर्धवर्त होती है। क्या होती है? अर्धवर्त। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अक्षांश है वो पूर्णवर्त होती है, देशांतर है वो अर्धवर्त होती है। ये आप नोट कर लेना चीज़। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इसको विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, जो अक्षांश है, इन अक्षांशों की मैं बात करूं तो अक्षांश पूछ ले कि कुल अक्षांश कितने हैं। क्या पूछ ले? कुल अक्षांश कितने हैं? तो 181 है। अब कैसे है ये? अब आप सोचोगे कि 181 कैसे बता रहे हैं, तो ये ऐसे है दोस्तों, जो 90 डिग्री अक्षांश है ना, इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, ये रेखा नहीं है, ये बिंदु मात्र है। क्या है? बिंदु मात्र है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रश्न पूछ ले कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो 181 यानी 181 अक्षांश रेखाएं पूछ ले तो ये 2 बिंदु घटा दो, ऊपर वाला, नीचे वाला, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये घटा दोगे तो 179। तो ध्यान में आ गया। अक्षांश रेखा पूछे तो 179 और अक्षांश, कुल अक्षांश पूछे तो 181। अब ये 181 इनमें से 2 माइनस कर दोगे तो ये कितने आ जाएगी? 179। समझ में आ गया? अब आपके दिमाग में एक डाउट और आ रहा है कि सर 90 ऊपर वाले, 90 नीचे वाले, 180 हुए, आप एक फालतू कौन सा बता रहे हो? तो जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, उसको अपन जोड़ देंगे तो 181 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 181।
ये चीज़ आई होप आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो अक्षांश होते हैं, ये जो अक्षांश रेखाएं होती है, ये अक्षांश रेखाएं किस काम में आती है? तो ये ताप कटिबंधों को दर्शाने में काम में आती हैं। किसके काम में? ताप कटिबंधों को दर्शाने के। और जो देशांतर रेखाएं होती है ना, ये है दोस्तों, ये क्या दर्शाने के काम में आती है? समय को दर्शाने के काम में आती है। ठीक है, अब 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा के बीच का क्या होता है? उष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री उत्तरी से 66.5 डिग्री उत्तरी के बीच का कौन सा होता है? शीतोष्ण। ऐसे ही दक्षिण में शीतोष्ण, और ऊपर आपको पता ही है 66.5 से 90, 66.5 से 90 शीत कटिबंध। तो ये आपकी इतनी कहानी समझ में आ गई। अब देखना दोस्तों, इतना मैंने आपको क्यों समझाया? ताकि आपके एक बार खाका बन जाए, इमेज बन जाए। ठीक है, अब देखिए, हमारी पृथ्वी है वो घूमती कैसे है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ध्यान रखना, आगे काम में आएगा ये, अभी मैंने आपको बताया है सिर्फ। अब देखते रहना दोस्तों, विषुवत वृत्त है वो ग्लोब को 2 भागों में बांटता है। अब विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट देगी, एक तो उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध बांट देगी। ऐसे ही दोस्तों आगे बताऊंगा, चलो देशांतर वाला पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध आगे बताऊंगा। अब देखो, यहाँ पर एक चीज पढ़ते हैं अपन, एनसीईआरटी में दी हुई है। महाराष्ट्र में चंदनपुर एवं ब्राजील, दक्षिण में बेलो होरिजोंटो, दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है या 20 डिग्री अंश पर स्थित है। लेकिन चंदनपुर विषुवत के उत्तरी अंश पर और बेलो होरिजेंटो विषुवत के 20 डिग्री दक्षिणी अक्ष पर स्थित है। तो ये समझाना क्या चाहता है कि एक तो है उत्तरी गोलार्ध में और एक है दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई कि विषुवत है वो ग्लोब को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। तो ये 0 डिग्री क्या है? विषुवत। अब यहाँ पर 20 डिग्री क्या है? उत्तरी गोलार्ध, सॉरी उत्तरी अक्षांश, और ये है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब 20 डिग्री जो उत्तरी है, इसके ऊपर तो कौन सा शहर है भारत का? महाराष्ट्र का चंदनपुर शहर। और ब्राजील पड़ता है दोस्तों इधर दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है? ब्राजील का बेलो होरिजेंटो। क्या? ब्राजील दक्षिण अमेरिका का बेलो होरिजेंटो। तो ये दोनों है तो एक ही अंश पर, लेकिन एक तो है उत्तरी और एक है दक्षिणी। तो समझ में आई बात? ये तो है उत्तरी अक्षांश पर और ये है दक्षिणी अक्षांश पर, यानी ये पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में और ये पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये बात ये समझाना चाहता है कि जो 0 डिग्री विषुवत वृत्त है वो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट देता है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों उदाहरण, ये समझाना बस इतना ही चाहता था कि ये 2 भागों में बांट देता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसी तरह से एक और चीज़ समझाई है, ये समझाइए देशांतर के लिए। अब समझना, देशांतर मैंने आपको कितने बताए? 360 होते हैं देशांतर। कितने? 360। अब ये एक चीज़ बताऊँ आपको मैं देशांतर में भी दोस्तों, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको प्रधान याम्योत्तर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान याम्योत्तर भी। ध्यान रखना, प्रधान याम्योत्तर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 0 डिग्री को। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। इसके इस साइड होता है पूर्वी गोलार्ध। कौन सा? पूर्वी गोलार्ध। और इस साइड होता है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपके? 0 डिग्री जो प्रधान जो देशांतर रेखा है उसको प्रधान याम्योत्तर रेखा भी बोलते हैं। और ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटते थे, एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। इतनी कहानी आपकी क्लियर होगी। अब देखो, ये यहाँ यही चीज़ समझाना चाहता है इस उदाहरण के माध्यम से कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अंश पर है, एक ही अंश पर स्थित है। लेकिन एक तो है पूर्वी गोलार्ध में और एक है दक्षिणी गोलार्ध में। इधर पड़ता है हिंद महासागर, इधर पड़ता है प्रशांत महासागर। अब ये प्रशांत महासागर का कौन सा द्वीप? टोंगा द्वीप। कौन सा? टोंगा द्वीप। और हिंद महासागर का कौन सा है? मॉरिशस द्वीप। ये पड़ते तो एक ही अक्षांश पर है, 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर। दोनों एक ही अक्षांश पर है, 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर। लेकिन एक तो है पूर्वी गोलार्ध में, एक है दक्षिणी गोलार्ध में। इसको बांटने का काम किसने किया? 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर रेखा। समझ में आ गई कहानी? यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इतनी कहानी क्लियर होगी तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है अब तक। ठीक है, अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट आता है
उत्तरी ध्रुवों से दक्षिणी ध्रुवों की ओर खींची गई रेखाएं देशांतर या याम्योत्तर कहलाती है। ये मैंने आपको बताई दी थी। उत्तरी ध्रुवों से दक्षिणी ध्रुवों की ओर खींची गई जो रेखाएं हैं उनको देशांतर या याम्योत्तर कहते हैं। ये अर्धवर्त होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया, अर्धवर्त होती है। जबकि अक्षांश होता है वो पूर्णवर्त होता है। क्या होता है? पूर्णवर्त होता है। और ये अर्धवर्त होती है, ठीक है। तथा इनकी दूरी ध्रुवों की ओर घटती जाती है। बिल्कुल सही बात है। जो देशांतर है इनकी दूरी ध्रुवों की ओर घटती जाती है। यहाँ दोस्तों 111 किलोमीटर के लगभग दूरी होती है। यदि गलत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैंने शायद कहीं पढ़ा था 111 किलोमीटर दूरी होती है दो देशांतरों के मध्य विषुवत के आसपास। कहाँ पर? विषुवत के आसपास। वही दोस्तों ध्रुवों पर जाकर के आपस में मिल जाते हैं ये सारी की सारी क्या? देशांतर रेखाएं। तो आप समझते हो देशांतर रेखाएं हैं, इनसे दो प्रश्न बनते हैं। इनकी दूरी है क्या? इनकी दूरी है वो ध्रुवों पर जाकर घट जाती है या ध्रुवों पर जाकर कम हो जाती है। दूसरा प्रश्न ये रहता है कि इनकी लंबाई समान रहती है। क्या रहती है? लंबाई समान। अब ये जो देशांतर है तो ये इतना बड़ा है ना तो इतना ही रहेगा, दूसरा इतना बड़ा है तो इतना ही रहेगा, तीसरा इतना बड़ा है तो इतना ही रहेगा। समझ रहे हो आप? इनकी मतलब मोटाई इतनी रहेगी। जबकि अक्षांश है ना, अक्षांश ये वृत्त है जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं या अपन क्या बोलते हैं? विषुवत वर्त बोलते हैं। वो सबसे बड़ा वर्त होता है, लेकिन आगे जाते 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 वर्त छोटे होते जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये पूर्णवर्त होती है अक्षांश, वो अर्धवर्त होती है। तो ये कहानी आपके समझ में आ गई? ये समझ में आ गई तो बहुत कुछ सीखा आपने। अब देखिए देशांतरों की दूरियां ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है, लेकिन सभी देशांतरों की लंबाई क्या रहती है? समान रहती है। समझा दिया। अब देखिए अक्षांश में विषुवत वर्त सबसे बड़ा होता है, फिर छोटे वर्त होते जाते हैं। ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए अक्षांश पूर्ण वर्त होता है, ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दी। अक्षांश है वो क्या होता है? पूर्ण वर्त होता है। जबकि देशांतर है वो क्या होता है? अर्धवर्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख याम्योत्तर, यह ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है। ये दोस्तों मैंने आपको बता तो दिया कि 0 डिग्री देशांतर है उसको प्रमुख याम्योत्तर या प्रधान याम्योत्तर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान याम्योत्तर भी बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दो भागों में बांट देती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई ना। अब देखो इसी के आधार पर दोस्तों टाइम जोन आगे मैं बताऊंगा आपको। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा प्रमुख याम्योत्तर रेखा बोलते हैं। यह ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है। ये प्रश्न मेरे आगे आया था कि ग्रीनविच कहाँ पड़ता है। मैंने उत्तर पता है क्या किया था? मैंने उत्तर किया था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। सच बता रहा हूँ, मैंने उत्तर किया था उत्तरी अमेरिका। लेकिन इसके ऊपर अधिकार किसका है? ब्रिटेन का। किसका है? ब्रिटेन का। तो ग्रीनलैंड के ऊपर किसका अधिकार है? तो ब्रिटेन का। जो राज्य के वहाँ की वेधशाला है ब्रिटेन के अधीन है, ब्रिटेन की है वो। तो ग्रीनविच ये मैंने याद रहने के लिए इसे लिख दिया दोस्तों, ग्रीनविच ब्रिटेन, ताकि आगे प्रश्न ऐसा गलत ना हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वह राज्य की वेधशाला किसकी है? ब्रिटेन की है, ठीक है। मैंने वहाँ उत्तरी अमेरिका किया था, अब मेरे ध्यान में आ गया तो मैंने नोट कर दिया, ठीक। अब देखिए 0 डिग्री याम्योत्तर पृथ्वी को पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए एक चीज़ समझाऊँ आपको। नेक्स्ट फैक्ट निकल कर आता है दोस्तों 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब इसको थोड़ा सा समझना आप। ये मैंने बना दिया पृथ्वी का प्रतिरूप यानी ग्लोब। ग्लोब पर अपन ऐसे ही खींचते हैं ना, देशांतर ऐसे, ठीक है। और अपन को पता है देशांतर कितनी है? 360 है। कितनी है? 360 है। अब आप 360 क्यों बता रहे हो? आप 361 क्यों नहीं बता रहे? जैसे 100 ये है 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। समझ में आई आपकी बात? इधर है 180 और इसके इस साइड है 180। तो 180 और 180 कितने हो गए? 360। और एक ये 161, तो 161 होनी चाहिए। नहीं, जो 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी है ये दोनों एक ही है। अब इसको कैसे मैं समझाऊँ आपको। अपन ने एक कॉपी का पेज ले लिया, कॉपी का पेज लेकर उसको फाड़ लिया। अब उसको दोस्तों अपन पेज को जैसे सीधा करते हैं तो वो मतलब नक्शा बन गया पृथ्वी का। तो इधर 180 इधर अपन ऐसे ही दिखाएंगे। अब जब उस कागज़ को आप फोल्ड कर लो ऐसे, जैसे फूंकनी सी बना लो, ऐसे फोल्ड कर लो,
तो जो पश्चिमी और पूर्वी वो दोनों मिल जाएंगे ना, तो 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी एक ही या में उत्तर होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल क्या कहलाता है? ग्रिड कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है ना, इसको ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। और दोस्तों दो देशांतर होते हैं ना, दो देशांतर, इनके बीच का क्षेत्र कहलाता है गोर। क्या कहलाता है? गोर। और दोस्तों दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र है वो कहलाता है कटिबंध। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए असम में धुबरी 26 उत्तरी अक्षांश व 90 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यानी अक्षांश और देशांतर दोनों मिलकर दोस्तों किसी भी जगह की स्थिति का भी निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? स्थिति का भी निर्धारण करते हैं। अब कैसे? ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। इससे इधर जाऊंगा मैं तो पूर्वी, इधर क्या है? पश्चिमी। अब पूर्वी की तरफ जाऊंगा तो ये क्या कह रहा है? 90 डिग्री। तो ये मान के चलो ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यानी भूमध्य रेखा है। इसी ऊपर 26 डिग्री यहाँ से मान लीजिए। अब ये यहाँ पर कौन सा स्थान है? असम का धुबरी। ये सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक मतलब निश्चित पॉइंट को इंगित करके किसी भी स्थान विशेष की सही लोकेशन भी बताती है। तो ये बात भी आपके समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, देशांतर और समय, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। समझने की कोशिश करना इसको। यदि आप समझ गए तो समझ में आ गई, यदि समझे नहीं तो समझ में नहीं आएगी। ये कहानी एक बार में समझ में आ जाएगी, नहीं आएगी तो जिंदगी भर नहीं आएगी। समझ लेना इसको। ये है दोस्तों पृथ्वी, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्रधान या में उत्तर रेखा। ये कितने भागों में बांटती है पृथ्वी को? 2 भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। समझना इसको आप, ठीक है। इधर मैं ऐसे अक्षांश खींचूंगा दोस्तों, ऐसे ये अक्षांश है, यूँ समझिए आप, ठीक है। इधर है 180, कितने हैं? 180। इधर है 180, ठीक है। अब अपनी पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अब ध्यान रखना, सूर्य के सामने पहले कौन सा हिस्सा आएगा? पूर्व वाला। कौन सा आएगा? पूर्व वाला। बाद में कौन सा आएगा? पश्चिम वाला। क्योंकि कोई चीज़ आप घुमा के देखना, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पहले वाला हिस्सा आएगा वो सूर्य के सामने पहले ही आएगा, जो बाद में आएगा तो बाद में आएगा। तो पहले पूर्व वाला आता है, बाद में पश्चिम वाला आता है। अब समझना इस चीज़ को। ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे बोलते हैं प्रधान या में उत्तर रेखा। और ये ग्रीनविच बताया था ना आपको, ग्रीनविच जो ब्रिटेन के अधीन है। किसके अधीन है? ब्रिटेन के अधीन है। वहाँ पर एक वेधशाला है, ठीक है। इसको क्या माना गया है? 0 डिग्री को मानक समय रेखा माना गया है। क्या माना गया है? मानक समय रेखा। ये ध्यान रखना आप। और 180 डिग्री है, इसको माना गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये भी मैं आपको समझा दूंगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है और ये मानक समय रेखा क्या है। अब समझना आप, एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, फिर पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। जो देशांतर है उनमें एक देशांतर को पार करने में, ऐसे समझा देता हूँ चलिए, एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरण को 4 मिनट का समय लगता है। कितनी मिनट का? 4 मिनट का। अब 360 है, कितनी है? 360। 360 को पार करने में कितना लगेगा? मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1440 आ गया। इसको मैं डिवाइड करता हूँ 60 से, घंटा बनाऊंगा तो 60 से, तो 24 घंटे आएंगे। कितने आएंगे? 24 घंटे। समझ रहे हो आप? यानी 24 घंटे में पृथ्वी है वो अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। यानी सूर्य है वो एक देशांतर के सामने 4 मिनट में आएगा, एक एक देशांतर के सामने आता जाएगा, तो टोटल 24 घंटे में वो सारी देशांतरों के आगे से होकर गुजर जाएगा। यूँ समझे आप, या पृथ्वी सूर्य के आगे से गुजर जाएगी, अपने सारे देशांतरों को आगे से गुजार देगी। अब भी आपके समझ में नहीं आया तो चलिए मैं बताता हूँ। जो पृथ्वी है उसको 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का। 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट का समय लगता है। कितना? 60 मिनट का। अब तो आपके समझ में आ गया। अब मैं आपको कहूँ कि 24 घंटे का दिन कैसे होता है, तो 24 घंटे का दिन कैसे होगा? 360 देशांतर है, इंटू 4 कर दिया,
1440 मिनट आ गई। फिर 60 का भाग दोगे तो कितने आ जाएंगे, 1440 भाग 60, 24 घंटा। ठीक है, ये कहानी थोड़ी सी आपके समझ में आई है, लेकिन अब आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी कैसे क्या है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैप है नहीं तो मैं आपको बता देता। अब देखो, ये है 0 डिग्री मानक समय रेखा। क्या है, 0 डिग्री मानक समय रेखा। अब एक चीज़ और समझना, एक तो होती है दोस्तों मानक समय रेखा, ये है 0 डिग्री, ठीक है, और एक होती है स्थानीय मानक समय रेखा। जैसे भारत की स्थानीय मानक समय रेखा क्या है, 82/1/2, 82/1/2 पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब देखो इससे इस साइड तो होता है टाइम बढ़ता है, इस साइड घटता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी कि पूर्व वाला भाग है वो सूर्य के सामने पहले आता है, ये बाद में आता है। ठीक है, तो ये बढ़ता जाएगा और ये क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। यहाँ सोमवार है तो यहाँ क्या होगा, रविवार होगा। एक बार आप NCERT पे देखना दोस्तों, इसको और क्लियर हो जाएगा, या कोई ग्लोब वगैरह हो तो और अच्छे से समझा दे बंदा इसको। ठीक है, अब देखो 0 डिग्री मानक समय रेखा अपनी है 82/1/2 पूर्वी देशांतर। अब देखो अपन ने ये स्थानीय मानक समय रेखा क्यों निर्धारित की अपनी, क्योंकि दोस्तों अगर अपन इसको फॉलो करते तो अपना टाइम गड़बड़ा जाता, क्योंकि अपन 5.5 घंटे पहले आ जाते हैं सूर्य के सामने और ये 5.5 घंटे बाद में आते हैं, तो अपना टाइम 5.5 घंटे आगे रहेगा। इनके साथ चलें तो अपने प्रॉब्लम आती। वैसे ये भारत है, भारत का स्थानीय मानक समय रेखा 1 क्यों रखा, 82/1/2 1 क्यों रखा, जबकि भारत है वो लगभग 30 देशांतरों में फैला हुआ है। कितने, 30 देशांतरों में। अब 30 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 चौक 12, 120 मिनट, यानी 2 घंटे का अंतर आता है इधर पूर्वी से इधर पश्चिम के बीच। लेकिन फिर भी एक समय रखा गया ताकि प्रॉब्लम ना आए टाइम से संबंधित, इसलिए दोस्तों ये रखा गया। ये शायद आपकी समझ में आ गया, ये गोलमाल हुआ है तो दोस्तों एक बार आप 6ठी क्लास का जो चार्ट वाला निकाल कर देखो ना, आपकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इधर दोस्तों एक और चीज़ ध्यान रखना, ये 180 है ना, 180 डिग्री देशांतर रेखा, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये पानी वाले भाग से गुजारी गई है। किससे, पानी वाली भाग से गुजारी गई है, क्योंकि दोस्तों स्थलीय भाग से गुजारते तो दोस्तों एक ही देश में कहीं पर तो सोमवार होता, कहीं पर क्या होता, मंगलवार होता, कहीं पर क्या होता, सोमवार, कहीं पर मंगलवार। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इससे इस साइड तो क्या होता है सोमवार, इस साइड क्या होता है मंगलवार, सॉरी इस साइड होता है मंगलवार, इस साइड होता है सोमवार, इधर रविवार है तो इधर शनिवार है। ठीक, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अब देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री, 0 डिग्री मानक समय रेखा है, और ग्रीनविच से पूर्व में समय प्लस होता है, पश्चिम में माइनस होता है। भारत लगभग 30 डिग्री में फैला हुआ है, 30 × 4 यानी 120, यानी 2 घंटे का अंतर आता है। भारत का स्थानीय मानक समय 82/1/2 पूर्वी देशांतर है। कितना है, 82/1/2 पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरता है। और दोस्तों 5 राज्यों से गुजरती है ये पूर्वी देशांतर रेखा 82/1/2। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसको ऐसे याद रख सकते हो दोस्तों आप, उत्तर में छत से उड़ी आंधी यानी उत्तर प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, उड़ी से उड़ीसा, आंधी से आंध्र प्रदेश। तो उत्तर में छत से उड़ी आंधी, ये इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, 1-2 प्रश्न है दोस्तों NCERT के जो इंपॉर्टेंट लगे उतार दिए मैंने। प्रमुख याम्योत्तर का मान होता है तो 0 डिग्री, देशांतरों की संख्या 360, कुल अक्षांश 181, कुल अक्षांश रेखाएं 179। तो ये आज का चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और दोस्तों समय वाला यदि आपके समझ में नहीं आया तो आप कोई ऐसा वीडियो देखना जिसमें स्लाइड के द्वारा समझाया गया, वो आपके समझ में आ जाएगा। बाकी कहानी वही है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, कई बार ऐसे भी हो जाता है दोस्तों, एक इंसान से समझ में ना आए, दूसरे इंसान का देख लें तो वो समझ में आ जाता है, तो देख लेना। ठीक है।